जी हाँ दोस्तों, आज से 14 साल पहले कुछ बहुत ही ऐतिहासिक हुआ था। 21 मई की वो रात जब हम रशिया में थे। चेल्सी के अगेंस्ट हम चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रहे थे और वो सीजन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा था। काफी अनलकी भी रहे थे हम पॉर्ट्समाउथ के अगेंस्ट, क्योंकि वो सीजन हम ट्रेबल कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन उन सब के बारे में बारी बारी से बात करेंगे और आज मैं आपको ले चलना चाहता हूं 2007 और 2008 के उस सीजन में, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपियन डबल कंप्लीट किया था। लगातार दूसरी साल उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीता था और वो बहुत टाइम के बाद 1999 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने वाले थे। हमने उस सीजन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं की थी। हम गेम वीक 10 तक टॉप 4 में बने हुए थे, लेकिन हम पहले पायदान पर नहीं चढ़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम क्लिनिकल नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे वेन रूनी को इंजरी हो गई थी। अब ये सीजन हमारे लिए काफी अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, बट इनिशियली शुरुआत वैसी नहीं हुई थी। कार्लोस टेवेश को हमने साइन किया वेस्ट हैम से, और वेन रूनी और रोनाल्डो की जोड़ी ऑलरेडी पिछले 2 सालों में आग लगाती हुई आ रही थी। उसमें हमने कपूर का काम डाल के कर दिया टेवेज को उतराकर। सीजन जब शुरू हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि यूनाइटेड इस सीजन क्या लास्ट ईयर जैसे ही डोमिनेट कर पाएगी? क्या इस सीजन साइनिंग करने के बाद वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे अपने आप को, और वो चेल्सी की इस बढ़ती हुई टीम के आगे घुटने नहीं टेकेंगे? क्योंकि उस टाइम पर आर्सेनल थोड़ी कमजोर थी। चेल्सी एक ऐसा क्लब था जो कि दिन पे दिन मजबूत बनता जा रहा था। लिवरपूल उस मुकाम पे नहीं पहुंची थी जहां वो हमारे सामने बैठकर compete कर पाते टाइटल के लिए। लेकिन सीजन का शुरुआत जैसे हुआ, सबको लग रहा था कि नहीं, ये वो सीजन नहीं है जहां यूनाइटेड अच्छा कर पाएगी। ये वो सीजन नहीं है जहां यूनाइटेड की फ्री फ्लोइंग फुटबॉल देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे गेम गुजरते चले गए, जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की और यूनाइटेड इस सीजन सबसे अच्छा डिफेंस रिकॉर्ड मेंटेन करके चल रही थी। इनिशियली हम इतने गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम कंसीड भी नहीं कर रहे थे। इस सीजन वेंडसार का एक अलग रूप हमें देखने को मिला। रियो फर्डिनांड और नमैनिया विडिच की वो जोड़ी ने एक तरीके से अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी थी बैकलाइन में, और सामने वाली टीम्स आती थी, फ्रस्ट्रेट होकर जाती थी। वो आज की कोट जो हम रिवर्बरेट करते हैं ना, वो याद करते हैं, हमारे कानों में गूंजती है बर्बाटॉफ की, कि जब सामने वाली टीम देखती थी कि लाइन में खड़े हुए हैं रोनाल्डो, कार्लोस टेवेज, आपके रूनी, विडिच, रियो फर्डिनांड, गेग्स, स्कोल्स, तो उनकी टांगें ऐसे ही कपने लगती थी। और सच में हाल ऐसा ही था। ये 21-22 साल के लड़के, ये 22-23 साल के लड़के दुनिया और खासकर इंग्लिश प्रीमियर लीग अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे। सीजन आगे बढ़ता है, यूनाइटेड फॉर्म पिक करती है और रोनाल्डो रूनी टैवेज की जोड़ी आग लगाने लगती है। रोनाल्डो इस सीजन एक अलग ही जोन में थे, एक अलग ही फॉर्म में थे, और उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था सारे ही प्लेयर्स के लिए, सारी ही टीम्स के लिए। अच्छा, इस सीजन शुरू होने से पहले रोनाल्डो की एक शर्त लगी थी सर एलेक्स फर्गुसन से कि मैं इस सीजन 40 प्लस गोल स्कोर करूंगा। तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन पैसों की शर्त लगाई गई थी सर एलेक्स के साथ, और वो शर्त जीते थे रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो ने उस सीजन 42 गोल स्कोर किए थे ओवरऑल सीजन में। 48 गेम में 50 का गोल इन्वॉल्वमेंट था। और इस ट्रायो ने, इस त्रिमूर्ति ने उस सीजन 57 गोल स्कोर किए थे टोटल नंबर ऑफ गेम्स में, और हर एक 134वें मिनट में उनका गोल इन्वॉल्वमेंट आता था। सीजन आगे बढ़ता है, हम जाते हैं आगे, सेकंड पे पहुंचते हैं, थर्ड पे वापस खिसक के आते हैं, फिर फर्स्ट पे पहुंचते हैं। अच्छा, एक टाइम के बाद यूनाइटेड ने फॉर्म पिक करना शुरू कर दिया। हमने लिवरपूल को हराया, हमने आर्सेनल को हराया, हमने बाकी मैन सिटी से हम उतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन हम बाकी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेलने लगे। हमने बाकी टीम्स को रौंदना शुरू किया, 4-0, 5-0। न्यूकासल को हमने हराया, हमने एस्टन विला को हराया कम करने के बाद। और यहाँ पर एक कैरेक्टर दिखने लगा टीम का। कैरेक्टर था नेवर से डाई स्पिरिट, जो कि पिछले 3 साल में मतलब अगर मैं लास्ट ईयर का हटा दूं 6-7 वाला सीजन, उससे पिछले 3 साल में कहीं ना कहीं हम वो लैक कर रहे थे। लेकिन अब ये प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो गए थे। अच्छा, एफए कप की जर्नी हमारी आसान नहीं थी। हमने पहले एस्टन विला को फेस किया, उसके बाद हमने स्पर्स को फेस किया, उसके बाद हमने आर्सेनल को फेस किया।
और सोचो हम इन 3 टीमों को हराने के बाद हम हारे किससे? पोर्ट्समाउथ के अगेंस्ट। वो गेम आज भी दुख देता है, क्योंकि अगर वो गेम हम नहीं हारे होते तो हम ट्रेबल विनर्स होते, 2 टाइम ट्रेबल विनर्स होते हम, जो कि आज से पहले इंग्लिश फुटबॉल में कभी किसी ने नहीं किया है। अभी तक किसी ने भी ट्रेबल नहीं जीता है, एंड आई होप नहीं ही जीते लिवरपूल। एज अ राइवल यू डोंट वांट लिवरपूल टू विन, बट पोर्ट्समाउथ के अगेंस्ट वो वाला गेम हम इतने ज्यादा अनलकी थे कि सबसे पहली चीज, रेड कार्ड मिला कीपर को उस मैच में, और रियो फर्डिनेंड को कीपिंग की जिम्मेदारी दी गई। रियो फर्डिनेंड कीपिंग पे थे जब पेनल्टी ली गई। उसके साथ ही साथ हमने 4 बार पोस्ट हिट किया, 2 बार गोल लाइन क्लियरेंस की गई पोर्ट्समाउथ के प्लेयर के द्वारा। अगर वो गेम हम जीत जाते तो उस साल का ट्रेबल पक्का था। और उस साल फिर चेल्सी ने अपना परफॉर्मेंस अब करना शुरू किया। ये वो दो टीम थी जो पिछले 4 साल में 3 बार टाइटल एक्सचेंज कर चुकी थी आपस में। और चेल्सी यूनाइटेड की राइवलरी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड राइवलरी, जो कि आज के टाइम में जो फैंस फॉलो कर रहे हैं उनको नहीं पता। फॉर देम लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी इज अ मच बिगर राइवलरी। नहीं, उस टाइम की चेल्सी यूनाइटेड की राइवलरी एक अलग लेवल की थी, क्योंकि 7 साल के अंतराल में हमने 4 टाइटल जीते और उन्होंने 3 टाइटल जीते। तो वो दिखाती थी सुप्रेमेसी, एक टीम डोमिनेट करे तो दूसरी टीम उसका गुमान तोड़ने पे हमारा है। उसके बाद आखिरी मैच डे आता है, दोनों टीम्स इक्वल पॉइंट्स पे थी और टाइटल डिसाइड होना था। अगर हम हार जाते, अगर चेल्सी ड्रॉ भी कर जाती, तो चेल्सी टाइटल ले जाती। क्यों? क्योंकि वो हमसे आगे पहुंच जाते। अगर हम जीत जाते और चेल्सी भी जीत जाती तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमारा जीडी बहुत ही शानदार था। हम कोसों आगे बैठे हुए थे चेल्सी से, और हुआ भी ऐसा ही। हम अपना आखिरी गेम जीत गए, चेल्सी वहां अपना आखिरी गेम ड्रॉ कर गई। यूनाइटेड जाती है फाइनल्स में चैंपियंस लीग के। तो चैंपियंस लीग की राह अगर किसी को लग रही होगी आसान थी, तो वो राह भी आसान नहीं थी, क्योंकि हमने रोमा को फेस किया, हमने माइटी बार्सिलोना को सेमीफाइनल में फेस किया, हमने ड्रॉ खेला कैंप नो पे 0-0, और हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पर स्पोल्स कोल्स के वो शानदार गोल से विक्ट्री हासिल की। वो गोल मैं कभी भूल नहीं सकता। वो हिट, वो एंगल, वो चीयर, वो एक एनर्जी, मेरे अंदर। और वो ईयर एक ऐसा था जहां यूनाइटेड का फैन बेस सैलाब की तरह उमड़ पड़ा। नए बच्चे जो फुटबॉल देखना शुरू कर रहे थे, उनके लिए रोनाल्डो वॉज द अल्टीमेट प्लेयर। उनके लिए यूनाइटेड वर द बेस्ट टीम, बिकॉज दे वर द डोमिनेंट फोर्स। दे वर द डोमिनेंट फोर्स इन यूरोप, दे वर द डोमिनेंट फोर्स इन इंग्लैंड, एंड दे वर सो पैशनेट कि उनको देख के लगता था कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में भी वही चीजें करनी है। तो कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से जितनी भी यंगर जनरेशन यूनाइटेड के साथ जुड़ी, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है रूनी, रोनाल्डो, टेविश को, और यूनाइटेड की उस मेंटालिटी को, सर एलेक्स की उस नेवर से डाई स्पिरिट वाली टीम को। बार्सिलोना को हराने के बाद जब हम फाइनल में गए थे, तो फाइनल में बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे। हमने पहले लीड ले ली, वेस्ट ब्रोन का क्रॉस आया, रोनाल्डो ने हेडर स्कोर किया, और उसके साथ रोनाल्डो यूनाइटेड के वो प्लेयर बन गए जिन्होंने नॉर्मल टाइम में गोल स्कोर किया था, क्योंकि उससे पहले जो हमारे 2 गोल आए थे, वो हमने जो 99 में आए थे, वो हमने इंजरी टाइम में जाके स्कोर किए थे। यूनाइटेड लीड पे थी, लेकिन चेल्सी बम्बार्ड कर रही थी, चेल्सी लगातार बम्बार्डेशन कर रही थी, और उसी बीच में हम क्रैक कर गए। रीबाउंड पर बॉल डिस्प्लेस हुई और फ्रैंक लैम्पार्ड के पैर पे जा गिरी, और फ्रैंक लैम्पार्ड ने गोल स्कोर कर दिया। मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, और एक्स्ट्रा टाइम में विडिच को थप्पड़ मार देते हैं डीडीआर ड्रॉगबा। ड्रॉगबा को मिल जाता है रेड कार्ड, और चेल्सी हो जाती है 10 मैन। बात आती है पेनल्टी शूटआउट की। अब आप सोच भी नहीं सकते कि जो टीम रोनाल्डो पे इतनी डिपेंडेंट थी, रूनी पे इतनी डिपेंडेंट थी, ना रूनी थे पेनल्टी लेने के लिए, क्योंकि उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। रूनी हैड द वर्स्ट गेम ऑफ दैट सीजन इन दैट यूसीएल फाइनल। पेनल्टी शुरू शुरू होती है, रोनाल्डो की पेनल्टी सेव कर ली जाती है पीटर चेक के द्वारा। पूरा स्टेडियम शांत, मतलब यूनाइटेड का फैन बेस जो था वो बिल्कुल शांत। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना सक्सेसफुल पेनल्टी टेकर, इतना जो हॉट फायर में था, फॉर्म में था, वो पेनल्टी कैसे मिस कर सकता है। रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस कर दी। बट कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जो पेनल्टी डियर ड्रॉगबा को लेनी थी, वो पेनल्टी लेने आते हैं जॉन टेरी। और जॉन टेरी वो पेनल्टी लेते टाइम स्लिप कर जाते हैं, बॉल जाके लगती है पोस्ट पे,
और उसके बाद एक होप जग जाती है, एक आशा की किरण दिखाई देती है हमें। और कुछ ऐसा ही हुआ था इंसिडेंट 99 के फाइनल में, जब बायर्न म्यूनिख ने 2 से 3 बार पोस्ट हिट किया था, और इस मैच में भी 2 बारी चेल्सी ने पोस्ट हिट किया, और फिर उसके बाद जाकर पेनल्टी शूटआउट में जॉन टेरी ने भी पोस्ट हिट कर दिया। उसके बाद पेनल्टी लेने आते हैं एंडरसन, नानी, राइन गिग्स, तीनों ने पेनल्टी स्कोर कर दी। जॉन टेरी के बाद गिग्स और एंडरसन ने आके पेनल्टी ली और उन्होंने पेनल्टी स्कोर कर दी। कालू लेने आते हैं चेल्सी के लिए, वो स्कोर कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं अनेलका। अनेलका जब आ रहे थे कॉन्फिडेंट नहीं थे, कमेंटेटर ने भी यही बोला कि अनेलका इज नॉट कंफर्टेबल, अनेलका इज नॉट हैप्पी। अनिल का शॉट लेते हैं, वेंडसार अपने लेफ्ट की तरफ तरफ कूदते हैं, लेफ्ट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ अगर मैं कीपिंग कर रहा हूँ, हाँ मतलब जो भी था लेफ्ट की तरफ ही था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं राइट की तरफ नहीं, राइट की तरफ कूदे थे वो, हाँ राइट की तरफ कूदे थे एग्जैक्टली exactly। तो सॉरी, तो जो वेंडसार राइट की तरफ कूदते हैं और पेनल्टी सेव कर लेते हैं अनेलका की। स्टेडियम एकदम से जाग उठता है, यूनाइटेड का फैन बेस एकदम से जाग उठता है। वो फेमस कमेंट्री लाइंस, वेंटसा सेव्स इट एंड इट्स यूनाइटेड अगेन, इट्स रेड इन रशिया। मार्टिन टाइलर की वो कमेंट्री और क्लाइव सेल्सली को वो कमेंट्री, मैं दोनों कमेंट्री कभी भूल नहीं सकता। रोनाल्डो वॉज सोबिंग बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इतना अच्छा खेलने के बाद भी उनकी एक पेनल्टी मिस की वजह से इतने पास आकर, इतने करीब आकर यूनाइटेड और वो चैंपियंस लीग की वो ग्लोरी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमने 10 साल के बाद कप उठाया, यूएफए चैंपियंस लीग के एक बार हम वापस से विनर बन चुके थे। 1958 में हमने अपनी बसबी बेब्स की टीम गवाई थी इसी यूरोपियन ग्लोरी को चेस करते हुए। और 50 साल के बाद 50th एनिवर्सरी के टाइम, मतलब जो एक ऑब्वियसली वो एक साइकिल पूरी हुई, 50वीं जो हमारी एनिवर्सरी थी उस पर हमने ये टाइटल सेलिब्रेट किया। डेट वो नहीं थी बट साल वही था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने यूनाइटेड फैन बेस को एक उम्मीद दिखाई, एक नया रास्ता दिखाया, हमें एक वापस से पावर हाउस बनाया, और एक सैलाब सा उमड़ के आया नई जनरेशन का जो यूनाइटेड को फॉलो करने के लिए आतुर थी। और इसीलिए यूनाइटेड का फैन बेस आज इतना बड़ा है, क्योंकि जब सोशल मीडिया की आउटरीच हो रही थी, जब सोशल मीडिया ग्रो कर रहा था, यूनाइटेड का फैन बेस जाग रहा था। और यूनाइटेड हमेशा से इतना बड़ा क्लब रहा है। यूनाइटेड की हिस्ट्री बहुत रिच रही है, और ये हिस्ट्री का वो पल है जो मॉडर्न डे फैंस के लिए बहुत स्पेशल था। वो पहला चैंपियंस लीग का फाइनल था मेरा, और वो फाइनल मैंने अपने भाई के साथ बैठकर देखा था। हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हम पागल हो गए थे उस विक्ट्री के बाद। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट नाइट। it was and it will always be one of the most special night in United's history, especially if you are a modern day United fan, तो आपकी जिंदगी में उससे बेहतर पल अभी तक आपने देखा नहीं होगा। तो आपकी क्या मेमोरी थी उस 2007-2008 वाले सीजन की, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और आपने उस विक्ट्री के बाद कैसे सेलिब्रेट किया था, आपका क्या पहला रिएक्शन था, और आपका क्या रीजन था यूनाइटेड को सेलिब्रेट करने का, अगर आप यूनाइटेड फैन हैं तो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एल्गोरिदम मेंटेन करने के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आएगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, and as always, we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.